गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्ट्रिंग के जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है। और इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा स्ट्रिंग गिवन है उसके एक एक कैरेक्टर की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं आउटपुट स्क्रीन आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये वेरीफाइड हो जाए कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। देन हम इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। बहुत प्रॉपरली करेंगे। वीडियो हार्डली 20 to 25 मिनट का होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल किया। आप देख पाएंगे नीचे मैसेज आया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। अब मैं जाता हूं इसके आउटपुट स्क्रीन पे। जब मैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे जा रहा हूं तो आप देख पाएंगे मैंने इस पे राइट क्लिक किया, अपना मेन फंक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे वो दे रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। आपको पता है बिकॉज आप लोग 10th और 12th के बच्चे हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे हर एक प्रोग्राम यूजर डिफाइंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना नेम इनपुट कर देता हूँ प्रवीण, और अपना सरनेम इनपुट कर देता हूँ राजपूत। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा आउटपुट क्या आया। इसको ध्यान से समझिए कि हमने इनपुट क्या किया था और हमारा आउटपुट क्या आया। सबसे पहले तो हमने वहां पे एक स्टेटमेंट दे दिया, कैरेक्टर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज मतलब होता है कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे पी वन टाइम इस जगह पे है और वन टाइम इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है 2। देन आपका आर है। देखिए आर कितने बार आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ए आपका कितने बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है। फिर वी देखिए वो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। तो यहाँ पे है और प्रॉपर सीक्वेंस है, जो पी है वो पहले पी ही उसने बताया, फिर आर का कोई डुप्लीकेसी नहीं है। यहाँ तक कि वो स्पेस की बात भी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोग्राम के हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग में हम ये वेरीफाई कर पाएंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिविजुअल जो हमारा अल्फाबेट है उसके कितने हैं। तो चलिए फिर अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, समझते हैं कि ये पूरा का पूरा कैसे बनाया जाता है, क्या क्या हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको पहले से बता के रखा है कि आप कैसे पीडीएफ बना सकते हैं। आपको सिंपल अपनी क्लास में जाना होता है। यहाँ पे आप क्लास पे क्लिक करोगे और प्रिंट, और फिर आप अपना पीडीएफ यहाँ से बना सकते हो। देखिए मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा हुआ है। ऑल्दो माइट भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको छोटा दिख रहा हो, आप अपनी स्क्रीन को ज़ूम करके देख लीजिएगा। मेरी मजबूरी है ये पूरा प्रोग्राम एक साथ दिखाने की, ताकि आपके माइंड से कुछ भी स्किप ना हो कि ये वाला कोड कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग और बहुत अच्छे से समझते हैं। लाइन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, import java.util.stress। कितना इंपॉर्टेंट है ये जितने भी बच्चों को पहले से थोड़ा सा आता है वो इसको समझते होंगे। इस लाइन के बगैर लिखे आप अपना प्रोग्राम यूजर डिफाइन नहीं बना सकते। किस तरीके से बनता है, इंपोर्ट आपका एक कीवर्ड है। जब भी आपको अपना कोई पैकेज वगैरह कॉल करना होता है तो आपको इस तरीके से लिखना होता है और ये इंपोर्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप एक स्पेस देते हैं। java.util आपका एक पैकेज है, जिस पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं और उन क्लासेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं। तो उन फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हम इन पैकेज को यहाँ पे कॉल कराते हैं। इस एस्ट्रिस का क्या मतलब है, इस एस्ट्रिस का मतलब है java.util पैकेज में जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो सारी एक साथ कॉल हो जाएंगी। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं import java.util.scanner। स्कैनर से क्या होता है, एक इंडिविजुअल क्लास कॉल हो जाएगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर 2, आपको पता है आप अपना कोई भी प्रोग्राम जब जावा में बनाते हैं तो उसको इसी जगह से स्टार्ट करते हैं। इसमें पब्लिक क्या होता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर, कुछ कुछ बुक्स में इसको एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। आपसे कभी भी कोई पूछ रहा है जावा में कितने तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, आपको बोलने हैं 4। ये आपका क्लास है, ये भी एक कीवर्ड है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें जितने भी आपके रेड रेड कलर में हैं, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ये कीवर्ड्स हैं। आप इनको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते।
इनको आप ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भी कुछ और कीवर्ड्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाह करके भी कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन, ये आपके मेन फंक्शन का नाम होता है, और ये हम लोग एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ताकि हम हमारा प्रोग्राम पूरा चला पाए। आगे बढ़ते हैं, ये इसका ओपन करली ब्रैकेट है लाइन नंबर 5 पे, और ये क्लोज हो रहा है लाइन नंबर 33 पे। सिमिलरली जो ऊपर वाली क्लास थी, आपको पता है ये उसका ओपन करली ब्रैकेट था, और वो कहाँ क्लोज होगा, जाके लाइन नंबर 34 पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाइन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कैनर एससी। मैंने क्या बताया था, इस एस्ट्रिस से क्या होता है, सारी की सारी क्लासेस कॉल हो जाती हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्कैनर को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये आपको याद रखना है, किसी भी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम इस तरीके से यहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ये सिंटेक्स है पूरा, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का बेनिफिट क्या होता है, जितने भी आपके इसमें फंक्शंस या मेथड्स होते हैं, उनको आपको जब कॉल करना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ स्ट्रिंग। बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को आप समझते जाइएगा। एंटर अ स्ट्रिंग, तो आपको पता है मैंने क्या इनपुट किया था, PRAVEEN प्रवीण, और उसके बाद क्या इनपुट किया हुआ था, राजपूत। ठीक है, मैंने सब कुछ स्मॉल में किया था। तो PRAVEEN प्रवीण राजपूत, ये मैंने अपना एक स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट कर दी। जैसे ही मेरे पास में मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या मैसेज मिला था, यहाँ पे मान लीजिए मेरी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे जैसे ही मुझे मैसेज मिला था, एंटर अ स्ट्रिंग, तो यूजर ने क्या हुआ, एक स्ट्रिंग एंटर करी, वो स्ट्रिंग क्या बन गई, प्रवीण राजपूत। ठीक है, ये उसने स्ट्रिंग डाल दी और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने एंटर प्रेस किया, लाइन नंबर 8 पे कर्सर आया, उसने देखा कि क्या कमांड लिखी हुई है, एससी। देखिए एससी क्या था, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसके अंदर के मेथड को कॉल करते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम है str। ये आप मान लीजिए ये आपकी कौन सी स्क्रीन है, कंपाइलिंग स्क्रीन है। ठीक है, ये आपकी कौन सी स्क्रीन है, कंपाइलिंग स्क्रीन है। यहाँ पे क्या था, str। जैसे ही str एक स्ट्रिंग बना, ठीक है, str, इस फंक्शन नेक्स्ट लाइन फंक्शन की हेल्प से जो भी कुछ यूजर ने डाला था, वो किस में आके बन गया, str की वैल्यू बन गई, यानी कि str क्या बन गया, प्रवीण राजपूत। लाइन नंबर 9 पे आ जाइए, इंट फ्रीक्वेंसी। अब आपका एक और यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, फ्रीक्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूरा होता है वो तो आपको पता है, कोडिंग में शॉर्ट फॉर्म्स में लिख दिया जाता है। इसका डेटा टाइप कैसा है, इंट है, यानी कि नंबर्स पे काम करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये है कैसा, इंट एरे है, वन डायमेंशनल एरे है। अब इसमें क्या लिख दिया गया है, न्यू इंट ब्रैकेट। मैं आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि हम लोग कभी भी एक एरे को, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा हुआ है, हम कभी भी एक अपना एरे की साइज बताते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे पहले मैंने लिखा अपना डेटा टाइप, एरे का नाम, उसका बिग ब्रैकेट जो ये डिफाइन करता है कि वो एरे है, इक्वल्स टू, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं न्यू। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये स्मॉल आई होता है इंट में। ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा टाइप इंट था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट। और उसके साथ ही साथ में हम क्या कर लेते हैं, हमारा ये जो ब्रैकेट होता है, इसमें हम मान लीजिए जो भी कुछ इनपुट कर दे, मान लीजिए 2 इनपुट किया और सेमीकोलन कर दिया, तो हमारा एक एरे बन जाएगा। उस एरे का नाम होगा ए, और उसका जो इंडेक्स वैल्यू होगा 0 1, और ये 2 कॉलम्स इस तरीके से बन जाए। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देख पाओगे तो ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन, लाइन नंबर 9 की हेल्प से एक आपका एरे बन जाएगा, और उसकी जो साइज है वो कितनी होगी, str डॉट लेंथ। तो ये कैसा बन जाएगा,
मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका ज़रा एक बार लेंथ काउंट कर लीजिए, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेस एक आया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ठीक है? ये क्या हो गए इंडेक्स नंबर्स। अब जब आपको पता है ये इंडेक्स नंबर्स हो गए हैं, तो लेंथ क्या होती है इससे एक ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी 14। तो आपके ये जो एरे है ये कैसा बन जाएगा 14 कॉलम्स का, रो एक होगी, वन डायमेंशनल में एक रो होगी और कॉलम्स कितने हो जाएंगे आपके जाते जाते पूरे के पूरे 14 हो जाएंगे। मैं यहाँ पे और नीचे बना दे रहा हूँ आगे की स्पेस ना होने की वजह से, ठीक है? तो ये हमारा कितना हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही और भी बना लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अगर आप इनको काउंट करेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो आपकी जो लेंथ कितनी थी 14 उस हिसाब से ये 14 यहाँ पे बन गया। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इसको देखेंगे वीडियो को और बस 2 बार देख लीजिएगा, आपका पूरा प्रोग्राम क्लियर कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर 10 में 2 वेरिएबल्स के नाम और लिखे हुए हैं आई और जे। अब क्या है यहाँ पे, ये जो आई और जे है, इनको अभी हम लोग लूप में इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इनको अभी हाल फिलहाल में हमने सिर्फ क्या कर दिया है, इनको डिक्लेयर कर दिया। लाइन नंबर 11 पे आ जाइए। लाइन नंबर 11 पे जब आ रहे, अब मैं कुछ भी इरेज नहीं करूंगा, जो जैसा लिखा हुआ है ताकि आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद बना रहे। तो लाइन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? ये होते हैं कमेंट्स। याद रखिएगा कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कमेंट होने से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप क्लोथ्स परचेज करने जाते हो मॉल्स में, तो आप उसपे देखते हो टैग्स लगे होते हैं और उन टैग्स में सिर्फ प्राइसिंग नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो आप वहां जाते टाइम पे आप ये वेरीफाई कर पाते हो कौन सी कंपनी का है, कौन से दिन बना है, उसमें बारकोड होता है, प्राइसिंग होती है, बहुत सारी चीजें मेंशन होती है। तो कमेंट्स क्या कर रहा है, ऑल दो वो भी टैग्स तो कपड़े का पार्ट नहीं होता ना, आप जब कपड़ा पहनते हो तो टैग लटका के तो नहीं घूमते। ऐसी जो कमेंट्स भी होते हैं वो कोडिंग का पार्ट नहीं है, बट इनके होने से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम ऐसे ही दो तरीके से कमेंट्स लिख सकते हैं। एक हमारा होता है हम डबल फॉरवर्ड स्लैश करके जो भी हमें लिखना है वो लिखते हैं, या फिर एक फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक्स, हमें जितनी भी मल्टीपल लाइंस लिखनी है वो, और एस्ट्रिक्स और वन फॉरवर्ड स्लैश। इस तरीके से आपका मल्टी लाइन कमेंट्स लिखा जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू कैरेक्टर एरे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें बताऊंगा जो कि आपको ये हेल्प कराएंगी स्ट्रिंग टू एरे कैसे बनाना है, स्ट्रिंग के वर्ड्स को एरे में कैसे लेके जाना है, एक एक कैरेक्टर को कैसे लेके जाना है, वो तो खैर आप आज ही सीख रहे हो कि स्ट्रिंग यूजर ने डाली, उसका हम एक एक कैरेक्टर अपने एरे में लेके आ जाएंगे, देखते जाइएगा। तो उसके लिए हम आगे की कोडिंग सीख रहे हैं। लाइन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, एक और एरे बना दिया गया, ठीक है? कंपाइलर के पास में क्या आ गया, एक और एरे आ गया, उस एरे का नाम क्या हो गया बी। लेकिन इसका इसका जो डेटा टाइप है वो कैसा है, इसका डेटा टाइप क्या है, क्या लिखा हुआ है, str.toChar array। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके स्ट्रिंग का, जो आपको बहुत हेल्प कराएगा आपके प्रोग्राम्स में। str आपको पता है आपके स्ट्रिंग का नाम है। डॉट टू कैर एरे, तो टू कैर एरे क्या करेगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है इसके एक एक कैरेक्टर को तोड़ते हुए आपको किस में ले आएगा, आपके बी एरे के अंदर ले आएगा। तो ये बात समझ में आई, इस फंक्शन की हेल्प से क्या होता है, एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को हम अपने एरे के बॉक्सेस में लेके आ जाते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। अगर आप इसका देखेंगे तो इसकी साइज कितनी बन जाएगी, ये भी आपका सिमिलर उतना ही बन जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसको डबल डबल ही मान लेते हैं।
ऊपर वाला किस लिए मान लेते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए। और नीचे वाला किसके लिए मान लेते हैं? आपके कैर बी के लिए। तो याद रखना, ये ऊपर वाला जो है ये एफ आर क्यू के लिए है और नीचे वाला बी के लिए है। ऊपर वाला किसके लिए है? एफ आर क्यू के लिए है और नीचे वाला किसके लिए है? बी के लिए है। ठीक है, इंडेक्स नंबर हम ऐसे ही रहने देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या आएगा। अब बी देखिए, तो पी इस पे आ जाएगा, आर यहां आ जाएगा, ए, वी, ई, ई, एन। यहां पे आपका स्पेस रहेगा क्योंकि आपको पता है सेवेंथ नंबर इंडेक्स पे क्या है? स्पेस है। फिर आर, ए, जे, पी, यू, टी। इस तरीके से आपका एक एक कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस यहां पे पूरा का पूरा आ गया। कौन से वाले एरे में? बी वाले एरे में। ध्यान रहेगा आपको लाइन नंबर 12 की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? अब ये जो हमने आई और जे की बात करी थी उनका इस्तेमाल यहां पे हो रहा है फॉर लूप के अंदर। क्या लिखा हुआ है? आई इक्वल्स टू जीरो। कंपाइलेशन जरा समझते जाइए। आई इक्वल्स टू जीरो। क्या बोल के रखा हुआ है? आई की कंडीशन क्या रहेगी? जो आई है वो लेस देन रहना चाहिए str.length से। और str.length अभी मैंने आपको बताया था, ये यहां पे जब हम बात कर रहे थे वो कितना आया था? 14। तो कैसा हो जाएगा? लेस देन 14। क्या बताइए, कंडीशन ट्रू है? वेरी गुड। कंडीशन कैसी है आपकी? ट्रू है। कंडीशन ट्रू होते ही वो क्या कह रहे हैं कि एफ आर ई क्यू आई वो कितना बन जाए? वो 1 बन जाए। तो एफ आर ई क्यू आपका कहाँ है? ये रहा। अब इसमें आपका क्या बोल रहे हैं? इसमें आपका जो आई है, इस समय आई कितना है? 0। तो 0 पे क्या चला जाए? 1 चला जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पे आप 1 को लेके आ जाइए। बहुत ध्यान से अच्छे से समझते जाओ। फिर क्या लो? अब तो हमने देखा कि कैसा है, इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड फॉर लूप। जब एक लूप के अंदर एक और लूप होता है तो नेस्टेड बोलते हैं। अब फॉर के अंदर फॉर है तो नेस्टेड फॉर लूप। देखिए क्या लिखा हुआ है? j इक्वल्स टू आई प्लस वन। क्या लिखा हुआ है? जो भी कुछ आपका j है वो कैसा बन जाए? i प्लस वन बन जाए। i कितना है? 0। तो j कितना हो जाएगा? 0 प्लस वन इज 1। j की वैल्यू हो गई है 1। जे की कंडीशन को किसके साथ देखना है? कह रहे हैं 1 इज लेस देन 14। क्या कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। 0 भी 14 से छोटा होता है, 1 भी 14 से छोटा होता है। तो वो भी कैसा हो जाएगा? अपने करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। वहां क्या लिखा हुआ है? बी एट जे। अब बी के जे पे क्या रखा हुआ है? तो बी तो ये नीचे वाली स्ट्रिंग हमने बना, ये नीचे वाला एरे बना के रखा हुआ है। और उसके जे, जे कितना है? 1। 1 पे क्या रखा हुआ है? आर। तो बी एट जे पे क्या रखा हुआ है? आर रखा हुआ है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। उसको क्या देखना है? क्या वो डबल इक्वल है बी एट आई पे? क्या वो डबल इक्वल है किसके? बी एट आई के। और बी एट आई, आई कितना है इस समय? 0। 0 पे क्या रखा है? बी। क्या ये उसके बराबर है? अगर बराबर होता तो क्या चलता? लाइन नंबर 19 से लाइन नंबर 23 आपका काम करता। यहां पे ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये काम नहीं किया। चलिए इसका मैं थोड़ा सा बेनिफिट आपको बता देता हूं कि ये क्यों किया। अभी आपने आउटपुट में देखा था कि अगर P मेरा 2 बार आ रहा था तो वो वहां 2 बार काउंट कर दे। तो वो क्या करेगा? इसको इससे कंपेयर कर रहा है कि क्या ये P के बराबर है? कह रहा नहीं है, तो 2 बार काउंट नहीं होगा। अगर P के बराबर होता तो 2 बार काउंट हो जाता। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा? इसका मतलब ये भी कंटिन्यूसली क्या करेंगे? P को R से किया, फिर P को A से किया, फिर P को V से किया, फिर P को E से, ऐसे करके P का हर किसी से चेक करेंगे। जहां मिल जाएगा वहीं पे आपकी इफ की कंडीशन कैसी हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू +1। ऐसे करके कुछ काम करेगा, देखते हैं। अब भाई यहाँ इस जगह तो आपका ये काम किया नहीं, तो फिर क्या कह रहे हैं? यहां से अपने लूप को वापस ले जाइए जे के पास में। ठीक है, यहां आ गया। अब जे के पास में आया। जे के पास में आने के बाद में जे की वैल्यू को क्या बोला गया है? आई प्लस वन हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आपका इस समय जे कितना बन गया था? 1 बन गया था।
और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई प्लस वन इन द सेंस है वो फर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद में क्या लिखा होता है, जे प्लस प्लस, तो वैल्यू वहां पे बढ़ती रहती है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, काफी दिनों से हम लोग फॉर का लूप पढ़ रहे हैं। तो अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होना है, फिर से वो अपने लूप में आ जाएगा, क्योंकि अभी 2 भी 14 से छोटा है। तो कह रहे ठीक है, अब यहां पे कर लो, बी एट आई यानी कि जीरो, जीरो पे क्या रखा हुआ है, पी रखा हुआ है, जीरो पे क्या रखा हुआ है, पी। वो बराबर कितना होना चाहिए, जे के, जो भी मैंने आपको समझाया। जे पे क्या रखा हुआ है, जे है 2, 2 पे रखा हुआ है ए। ठीक है, क्या वो ए इक्वल्स टू पी है, नहीं है। ठीक है, तो अब ज्यादा हमें इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि ऐसे बार बार चेक करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसे ये लूप चलता जाएगा, जे फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी क्या कर दे रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू अपडेट कर रहे हैं कि हमारा जे अब कितना हो गया है, 11। 11 होते ही कैसा हो जाएगा, P इक्वल्स टू पी। अब समझते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू पी, ये P इस P के इक्वल आपको मिल गया। जब P और P के इक्वल मिल गया तो वो क्या कह रहा है, अपने इफ कंडीशन के अंदर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, एफ आर ई क्यू एट आई प्लस प्लस। एफ आर ई क्यू आई पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, आई 0 है, एफ आर ई क्यू पे 0 पे क्या रखा हुआ है, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, प्लस प्लस, यानी कि अब ये 1 हट के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो अब इससे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, P कितना बन गया है, 2 बन गया है। क्लियर आया समझ में। ऐसे देखिए, कमेंट भी लिखा हुआ लाइन नंबर 21 में, सेट स्ट्रिंग जे टू 0 टू अवॉइड प्रिंटिंग विजिटेड कैरेक्टर। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको बी एट 0, इसको 0 बना लेंगे। ठीक है, 0 वो भी कैसा है, ध्यान दीजिए, सिंगल कोड में लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर कुछ डबल कोड के अंदर लिखा है तो वो कैसा होता है, वो स्ट्रिंग होता है। अगर सिंगल कोड में कुछ लिखा हुआ है तो वो कैसा होता है, वो कैर होता है। और ऑल्दो आपको पहले से पता है, लाइन नंबर 12 में आपका जो बी एरे है उसका डेटा टाइप कैसा है, क्या। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। आप कमेंट्स लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, वीडियो को एक दो बार देखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, बी एट 0। ठीक है, तो बी एट जे, जे कितना है, 11 है। तो 11 पे जाकर के ये इसको हटा करके और यहाँ पे क्या मान लेंगे कि यहाँ कैसा है, यहाँ 0। ठीक है, इस जगह पे हम 0 मान लेंगे। 0 और ओ में प्रोग्रामिंग में ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा करके ये कटा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0, वरना ये क्या बन जाता है, ओ। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओ कभी कटा हुआ नहीं हो सकता। क्लियर है, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे हिसाब से, वैसे तो मैं 100% करेक्ट हूं, बाकी आप टाइप करके देख सकते हो डिफरेंस। ठीक है, दूसरा, आपको ये भी पता है कोडिंग का मतलब ही क्या होता है, जो हम बताएंगे वो काम करेगा। अगर आप यहाँ पे ओ लिख दोगे तो जहां जहां पे ये है उसको ओ बना देना। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, मैं अपनी बात को डिफाइन करने के लिए, आप देख लीजिए, आई के आगे क्या लिखा हुआ है, ये, और ये किसके बिल्कुल इसके सिमिलर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 0 है, क्योंकि आई को तो ओ हम बना नहीं सकते, क्योंकि आई कैसा है, इंट है। आई कैसा है आपका, ये यहाँ लिखा हुआ, देखिए लाइन नंबर 10 पे, इंट आई इक्वल्स टू 0, ऐसे करके। ठीक, चलिए, तो हमने इसको 0 बना दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको पता है फिर जे की वैल्यू, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी कि पी और आगे ना हो। ठीक है, फिर जे की वैल्यू चेक होगी, कितना आएगा, 12 आएगा, तो फिर इफ नहीं काम कर पाएगा। फिर 13 जाएगा, फिर इफ काम नहीं कर पाएगा। और जैसे ही 14 होगा जे, आपका जे का लूप कैसा हो जाएगा, बंद। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे कैसे कितना कितना काम करेगा। अब आपको पता है ये वापस जाएगा कहाँ पे, आई प्लस प्लस पे, और अब आई की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। फिर क्या होगा, 1 इज लेस देन 14, कंडीशन ट्रू है, और कंटिन्यूसली फिर 13 से लेके 25 ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक, जब तक आई जो है वो 14 लेस देन 14 वाली कंडीशन में ना पहुंचे, जब वो फॉल्स हो।
और उस तरीके से आपको पता है ये आपके फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे-धीरे फिल होती जाएगी। कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 1 है, कौन 2 है और जो-जो रिपीटेड मिलते जा रहे होंगे, वो सब कैसे बनते जाएँगे? वो सब 0, 0, 0, 0, 0, 0 बनते चले ऐसे करके होगा। अब देखिए, लाइन नंबर 26 पे आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले द ईच कैरेक्टर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि हमें हर एक कैरेक्टर भी दिखाना है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दिखानी है। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखना है जो रिपीटेड है, मैं लिखूं p इक्वल्स टू 2 और फिर थोड़ी देर बाद लिखूं p इक्वल्स टू 2 तो कोई सेंस नहीं है। जब p एक बार 2 आ गया तो दोबारा नहीं लिखना है। तो उसके लिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है लाइन नंबर 28, फॉर आई इक्वल्स टू 0, फिर से आपका आई कैसा बन जाएगा? 0 बन जाएगा। आई इज लेस देन फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी भी एक एरे थी, उसकी भी लेंथ कहां तक जाएगी? 14 तक जाएगी। तो वो 0 लेस देन 14 होना चाहिए। कंडीशन ट्रू होगी तो वो अंदर आएगा। कह रहा है इफ बी एट आई, आई है 0, बी एट 0 पे जो भी रखा हुआ है वो स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब खाली जगह नहीं, जैसे ये है, खाली जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में क्या नहीं होना चाहिए आपका? वहां पे 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो रिपीटेड वाले हैं जितने 0 हैं। कह रहा अगर ऐसा ना हो, ठीक है, तो फिर ये काम कर दे। तो पहले वाले में क्या है? पहले वाले में भाई क्या चीजें हैं? P, एक तो स्पेस नहीं है और जो I पे वो 0 भी नहीं रखा है। तो सीधी-सी बात है ये कंडीशन ट्रू है। तो कह रहे हैं क्या प्रिंट हो जाए? आपको पता है ना अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते हैं, तो जो कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लाइन लिखी होती है वो इफ से जुड़ी हुई होती है। अगर मैंने एक लाइन और लिख देता तो वो इफ से जुड़ी नहीं होती और अगर मुझे उसको भी इफ से कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से कई लोगों को पता है, मैंने कई बार पढ़ाया है, फिर भी ना हो तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये आपको पता है ये फंक्शन होता है जो प्रिंट करेगा बी एट आई। बी एट आई पे क्या है? पी है। तो सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। फिर प्लस आपको पता है उसी के साथ में हम देते हैं, कह रहा है डैश कर दो। डबल कोट्स में जो भी लिखा होता है वो कैसा हो जाता है? एक डैश आ जाता है। फिर प्लस करके इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी एट आई। आई तो इस समय 0 है और फ्रीक्वेंसी एट आई पे कितना है? 2 है। तो पी डैश 2, ठीक है। और यहाँ पे एलएन लगा हुआ था। ये काम करने के बाद में कर्सर कहाँ आ जाएगा? अगली लाइन में आ जाएगा। बस इसी तरीके से ये कंटिन्यू, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर अगले को देखेगा, फिर आई आएगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 बन चुकी होगी अगर आप सारे लूप्स को एग्जीक्यूट करते चले जाओगे और इस तरीके से आपका ये वाला पूरा का पूरा प्रोग्राम डन हो जाएगा। अगर एक बच्चा भी एक बार बोलेगा कि सर ये वाला प्रोग्राम बना दो तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग 100 में से 100 स्कोर करिए। एमसीक्यूज़ वगैरह जो भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी मैंने चीज़ें दे के रखी हुई, लास्ट ईयर पेपर्स, एमसीक्यूज़, सैंपल पेपर्स, सारे सब्जेक्ट के वो भी। ये भी नहीं कि मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा तो मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्यूटर की रखूँगा। सारे सब्जेक्ट्स का वहाँ पे है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक बार फाइनली फिर से आउटपुट देख लीजिए, ठीक है? ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पे क्या-क्या पढ़ा हुआ था, क्या नहीं पढ़ा हुआ था। देखते हैं, हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं। हम यहाँ गए, आपको पता है हमने अपना प्रोग्राम कंपाइल कर लिया था, सेम वही प्रोग्राम है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ने पीडीएफ कुछ और बना रखा है और ये कुछ और है, तो आप एक बार ध्यान से देखिए। पूरा का पूरा वही बी एट जे 0 कमेंट, क्योंकि मैंने इसी का ही मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। इस पे हम लोग क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में हमने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया। ठीक है, प्रोग्राम सेलेक्ट, वो मेन फंक्शन सेलेक्ट किया। हमारे पास यहाँ पे जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया था वो आ गया। फिर से ये तो हमारा पहले वाला आउटपुट था। जब हम स्क्रीन को यहाँ जाके क्लियर नहीं करते हैं तो वो पहले वाला आउटपुट रहता है। कह रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। इस बार हम लोग क्या कर देते हैं? प्रवीण कुमार कर देते हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार। इसको मैं हाइड कर देता हूं आपके लिए जो लिखा हुआ था, प्रवीण कुमार। और मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए क्या आ गया वहां पे? पूरा का पूरा आप ध्यान से समझ लीजिए। हम वापस इन कोड्स पे आ जाते हैं। कैरेक्टर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग, ये मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूं।
सबसे पहले क्या आ गया, कैरेक्टर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपका आउटपुट स्क्रीन पे आया। पी, देखते जाइए, पी कितने बार है इसमें, एक ही बार है। प्रवीण कुमार लिखा है, वहां प्रवीण राजपूत था तो राजपूत में एक पी और आ रहा था। फिर यहाँ पे देखिए आर, आर दो बार है इसीलिए उसने दो कर दिया। ए एक दो बार है इसलिए ए भी दो बार आ गया। इसी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पूरा प्रोग्राम। आई होप अब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।